अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज है मंडे और वैसे आज हमें मंडे को पता नहीं चला कि हम कब आ गए ऑन कब आ एयर, है गए। ना, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज हमें 321 क्यू पे पता चला कि हम आ चुके हैं और उस वक्त हम कुछ बात कर रहे थे। खैर, हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू और गुड मॉर्निंग। सुबह की सोच में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। सपोजिटली मैंने ओपनिंग करनी थी लेकिन मुझे पता नहीं था। अच्छा, मैं सोचूं कि अभी हमारा भी कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं। हम आ रहे हैं और अचानक से हम आ गए और हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मामले पर डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन खैर, आपको भी पता होना चाहिए कि हम शो से पहले क्या कुछ कर रहे होते हैं, किस तरह की बातें अगर आप तक पहुंची हैं तो वो अलग बात है। नहीं, बात नहीं पहुंची, बात शायद नहीं पहुंची होगी, लेकिन डिस्कशन हमारी बहुत ज्यादा थी। तो आज मंडे है और अच्छा, वो जो मैं आपको कह रहा था ना कि मेरी तबीयत खराब है, तो ये एक ऐसा ही चीज होगी कि मेरी तबीयत ठीक हो गई है। अब तबीयत ठीक हो गई होगी आपकी, बिल्कुल जी। अच्छा, और आपको बताएं कि पिछले क्रेडिट गोज टू हमाद। हाँ, क्रेडिट गोज टू हमाद। क्रेडिट गोज टू हमाद, बिल्कुल आपने सही कहा। हमाद आइंदा से आपने ख्याल रखना है। अच्छा जी, पिछले हफ्ते में हमने आपको बताया था और डेली बेसिस पे हम आपको बता रहे थे कि बारिशें हो रही हैं, बारिशों का सिलसिला जारी है, बहुत सारी तबाहियां भी हुई, बहुत पानी भी आया लोगों के घरों में और बहुत सारा नुकसान भी हुआ। लेकिन आज फाइनली जो है वो धूप निकल आई और बहुत सारे लोगों ने शुक्र भी किया होगा। अच्छा, किसी हद तक हमने भी शुक्र किया कि चलें अब इतना ज़्यादा भी नहीं हमें फ्री होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा कि चलो थोड़ा सा आपको अब धूप से भी नवाजता हूँ, थोड़ी धूप भी आप ले लें। तो आज हमारे पास बहुत कुछ है। मंडे को एज यूजुअल बताने को बहुत कुछ होता है। तो पहली स्टोरी जो मेरे पास है वो ये है कि दुनिया भर के 9 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 21 साबिक इंटरनेशनल क्रिकेट कप्तानों ने एक मुश्तरका ख़त के ज़रिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बानी PTI यानी कि इमरान खान और 1992 के वर्ल्ड कप फातेह कप्तान का इंसानी बुनियादों पर मुनासिब और मुकम्मल तिबी मुआयना और इलाज करवाने का मुतालबा कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये। जो तफसीलात हमारे सामने आई हैं उसके मुताबिक ये ख़त फरवरी में भेजे गए 14 साबिक कप्तानों के ख़त का तसलसल है और इस बार मज़ीद 7 साबिक कप्तानों की शमूलियत के बाद कल 21 लेजेंड्स ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से रुजू किया और ख़त में साबिक क्रिकेटर्स ने कहा कि वो सियासतदान के तौर पर नहीं बल्कि एक साबिक साथियों और खरीफों की हैसियत से लिख रहे हैं जिनका क्रिकेट के मैदान में एक ऐसा रिश्ता कायम हुआ जो सरहदों और सियासी तनाज़ात से बालातर है। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी ग्रेग चैपल की काविशों से तैयार किए गए इस खत पर दुनिया भर के जिन मारूफ कप्तानों ने दस्तखत किए उनमें मुख्तलिफ नाम शामिल हैं, जिनमें अगर मैं भारत की बात करूँ तो सुनील गावस्कर हैं, कपिल देव हैं, फिर दिलीप हैं, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया से एलन बॉर्डर हैं, फिर ग्रेग चैपल हैं, फिर इसी तरह से स्टीव हैं। हाँ, बहुत सारे अगर मैं बताऊं तो वेस्ट इंडीज़ से भी ताल्लुक़ रखते हैं मारूफ खिलाड़ी, इसी तरह से श्रीलंका से खिलाड़ी हैं। उन सब का एक मुश्तरका ख़त आया है जिसमें उन्होंने खान साहब की सेहत के हवाले से कहा है कि मुकम्मल तौर पर उनका मुआयना होना चाहिए और सही बुनियादों पर उनका मुआयना होना चाहिए। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इससे पहले भी ये ख़त आया था और इसमें पूरी दुनिया के लेजेंड्स शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फिर इंडिया जहां से हम तवक्को नहीं कर रहे थे लेकिन वहां से भी सुनील गावस्कर और कपिल देव की सूरत में दो ऐसे लेजेंड्स हैं जो कि एक तो वहां पे कपिल देव को बहुत ज़्यादा प्रेस किया जाता है क्योंकि पहला वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था। फिर सुनील गावस्कर द लिटिल मास्टर ऑफ एशियन क्रिकेट, उनकी जानिब से भी ये ख़त आना और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के तमाम तर बड़े स्टार्स की जानिब से ये ख़त आया गया। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है, क्योंकि खान साहब के हवाले से ये तो है कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे, उनके शायद इस गवर्नमेंट के साथ कुछ ताल्लुकात अच्छे नहीं है लेकिन वो एक लेजेंड भी रहे। 1992 का वर्ल्ड कप जीता। फिर पाकिस्तान में जितनी भी क्रिकेट है उसमें खान साहब को एक ख़ास मकाम हासिल है। तो उस हवाले से ये ख़त आया है और इस ख़त के बाद क्या कुछ होगा ये अब देखने की बात है कि क्या इसका कुछ जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से शिकवा किया गया तो क्या जवाब शिकवा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा और ये ख़त कहीं रद्दी की टोकरी में पड़ जाएगा, इसका आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। क्योंकि फरवरी वाला ख़त तो डेफिनेटली रद्दी की टोकरी में ही था, उसके बाद हुआ कुछ नहीं था। ये उसका एक आप कह सकते हैं कि सीक्वल आया हमारे सामने। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए हज 2027 के हवाले से बात करते हैं। हज 2027 के लिए एप्लीकेशन जमा करवाने के लिए आज़मीन के लिए अहम हिदायत जारी कर दी गई हैं। हुकूमत ने प्राइवेट हज स्कीम के तहत निजी हज ऑपरेटर्स को बराह रास्त अदायगी करने पर पाबंदी आयद कर दी है। ज़राए के मुताबिक प्राइवेट हज स्कीम 2027 के बुकिंग का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। ताहम पहली बार बुकिंग पैकेज के इंतखाब और तमाम अदायगियाँ सिर्फ वजारत मजहबी उमूर के ज़ेरे निगरानी
पाक हज ऐप और हज पोर्टल के जरिए की जाएंगी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक आज़मीन हज निजी कंपनी का इंतखाब भी सिर्फ पाक हज ऐप या फिर हज पोर्टल के जरिए करेंगे, जबकि किसी भी निजी ऑपरेटर या फिर गैर मिजाज एजेंट को बराह रास्त रकम अदा करना काबिल कबूल नहीं होगा। हुकाम ने खबरदार किया कि किसी गैर मिजाज एजेंट या फिर फ़र्द को अदायगी की सूरत में मुकम्मल जिम्मेदारी खुद दरख्वास्त गुजार पर होगी। प्राइवेट हज स्कीम 2027 के तहत 71,696 आज़मीन हज फरीज़ा हज अदा करेंगे, जबकि अब तक 1,05,000 से ज़ायद अफराद पाक हज ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। वजारत मजहबी उमूर ने वाज़ेह किया है कि इस वक्त 25 मजाज प्राइवेट हज कंपनियाँ वजारत के साथ रजिस्टर्ड हैं और सिर्फ इन्हीं कंपनीज के पैकेजेस सरकारी हज पोर्टल और पाक हज ऐप के ज़रिए इस दस्तयाब हो सकते हैं। अगर आपने किसी और ऐप से क्या किसी और ज़रिए से अगर आपने पेमेंट की है तो वो अगर कोई खा लेता है तो उसमें गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं हो। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, इसी वजह से उन्होंने आपको अलर्ट कर दिया है, बता दिया है। और दरख्वास्तें जमा कराने वाले आज़मीन के लिए ये अहम हिदायत है, आप उस पर अमल दरामद कर लें, वरना बाद में आपको अपनी मुश्किलात होंगी तो फिर उसका कोई अजाला नहीं हो सकेगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं बैंकॉक में एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के इजलास में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अहम कामयाबी मिल गई है। बैंकॉक में मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में एशियन क्रिकेट काउंसिल के डायरेक्टर्स के इंतखाब में पाकिस्तान और भारत की हिमायत याफ्ता पैनल आमने सामने थे और ज़राए के मुताबिक एक सख्त मुकाबले के बाद पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल ने डायरेक्टर्स की तीनों नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। इजलास में राजीव शुक्ला ने भारत की नुमाइंदगी की और इस मौका पर अगले साल बांग्लादेश में शेड्यूल एशिया कप पर तबादला ख्याल किया गया। सेहलट, मीरपुर और चट्टूग्राम में मैचेस करवाने की तजवीज़ पर गौर किया गया। इसी तरह से ACC बजट की मंजूरी के साथ दुबई में वुमेन्स एशिया के इंतजामात का जायजा भी लिया गया है। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पे हमें मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट देना होगा जो कि प्रेसिडेंट हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, और डेफिनेटली एशिया में भी सिर्फ पाकिस्तान इंडिया नहीं आता, बल्कि अगर बड़े स्टेक होल्डर्स की बात की जाए तो उसमें श्रीलंका है, बांग्लादेश है और साथ साथ अब अफगानिस्तान भी एक बड़ा स्टेक होल्डर है। फिर उसके साथ ही नेपाल है, जापान, ये तमाम तर ममालिक अब एशियन रीजन में आते हैं। सो उनमें अपने डायरेक्टर्स को इलेक्ट करवाना, उसके लिए डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब ने कहीं ना कहीं पे लॉबी की होगी, एफर्ट्स की होंगी, और वो जो एफर्ट्स उन्होंने पुट इन की थी कल के इजलास में उसका उनको रिजल्ट भी मिला। और ये बड़ा अच्छा होता है जब आपके किसी भी बोर्ड में 3 डायरेक्टर्स मुंतखब हो जाएं तो उसके बाद फ्यूचर में भी आप किसी भी बात को मनवा सकते हैं, किसी भी बात को आप अपने इंटरेस्ट को देखते हुए आगे लेके चलते हैं। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट की एशियन क्रिकेट काउंसिल में बालादस्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम था जो कि मोहसिन नकवी साहब ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैं समझता हूँ कि ये कदम उठाया और इसमें उनको कामयाबी मिली है। और हमारे इस प्लेटफॉर्म से उन दोनों मोहसिन साहब को भी और PCB को भी मुबारकबाद। ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब आपको कराची लिए चलते हैं। कराची में रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में जहाँ बाक होने वाले अफराद की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शहर में रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में 603 अफराद जहाँ बाक हुए हैं। हादसा में जहाँ बाक अफराद में 463 मर्द, 73 खवातीन और 67 बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि रवां साल शहर में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में 7,467 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मी हुए 5,649 मर्द हैं, 1,322 खवातीन हैं और 496 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा रवां साल हैवी गाड़ियों के हादसा में जहाँ बाक अफराद की तादाद 184 है। रवां साल डैम्पर की टक्कर से जहाँ बाक होने वालों की तादाद 12 है और ट्रेलर की टक्कर से 84 अफराद और वाटर टैंकर की टक्कर से 46 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रवां साल जो मिनी ट्रक है उसकी टक्कर से 18 अफराद और बसों की टक्कर से 24 अफराद जहाँ बाक हुए हैं। बिल्कुल जी, ये हैरान कुन इंकशाफात हैं। कराची का ये हाल है। बताने का मकसद ये है कि जब आप ही लोगों के सामने हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों को लेते हैं, उनसे बात करते हैं तो दे सेड कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हालात बेहतर हो रहे हैं। और हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं। इसी वजह से ये अदाद-ओ-शुमार आपको हम बताते हैं कि आपको भी कुछ खबर हो और पता हो। आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि गूगल का बाकायदा ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया है और उसके साथ जो एक सब्सक्रिप्शन थी वो भी मुफ्त दे दी जाएगी तलबा को शायद 1 साल के लिए। लेकिन अब क्या गूगल के बाद एप्पल भी पाकिस्तान में दफ्तर खोल सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी हवाले से अमरीकी काउंसिल जर्नल स्टेशन सेंडर्स ने ये कहा है कि गूगल के बाद एप्पल ने भी पाकिस्तान में दफ्तर खोलने का इरादा कर लिया है या वो खोल सकता है। अमरीकी काउंसिल जर्नल ने तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान में आलमी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के दफ्तर के क़याम की उम्मीद
पैदा हो गई है। मुस्तकबिल में एप्पल भी पाकिस्तान में अपना दफ्तर कायम कर सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बायस एप्पल समेत आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए मुल्क में नए मौके भी पैदा हो सकते हैं। इस पेशरफ से पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी सेक्टर, सरमायाकारी और रोजगार के मौके में इजाफा हो सकता है। मजीद ये भी कहा गया कि जदीद टेक्नोलॉजी ने दुनिया भर में लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान भी इस तब्दीली का अहम हिस्सा बनने जा रहा है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वेरी गुड स्टोरी फॉर पाकिस्तान। और देखिए कि ये इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में क्यों आती हैं। पहले गूगल आई, उसके बाद एप्पल, उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पे और भी कंपनीज आए और फिर कंपनीज आती भी हैं और वो उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा रोजगार के मौके भी लेके आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कंपनीज आती क्यों, आपकी मार्केट बढ़ती चली जा रही है और इस वक्त 24-25 करोड़ तो हम कह रहे हैं, लेकिन मरदमशुमारी तो यहाँ पे कई दहाइयों से नहीं हुई। अगर मरदमशुमारी करवा ली जाए तो शायद हो सकता है कि 30 करोड़ हम पहुँच गए हों और उसके साथ हर साल में 1 करोड़ 2 करोड़ या फिर हर 5 साल में 4-5 करोड़ लोगों का इजाफा होता है। सो ये बहुत बड़ी मार्केट है और इस मार्केट को किसी तरह से टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है, कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। पहले गूगल और अब एप्पल की जानिब से इसको अगर लॉन्च कर दिया जाता है, एप्पल के स्टोर्स यहाँ पे आ जाते हैं, एप्पल यहाँ पे आ जाती है, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अभी जितने भी मोबाइल फ़ोन्स आते हैं वो बाहर से आते हैं या फिर 1-2 डीलर्स ऐसे हैं जो कि इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में मौजूद हैं, जो कि एप्पल आगे प्रोवाइड करते हैं। जब एप्पल खुद आएगा तो उसके बाद ईजी फाइनेंसिंग भी हो जाएगी। हमने देखा है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी कंट्री है वहाँ पे इजी फाइनेंसिंग के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि मोबाइल आप पूरी कीमत में, मतलब आपको पूरी कीमत अदा करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर तो बाज़ कंपनीज तो ऐसी हैं, स्पेशली मुझे एप्पल की याद है कि आप लेट सपोज एक अमाउंट है 20 दिरहम, अगर दुबई की बात करें 20 दिरहम पे आपको एप्पल मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अगर 35 दिरहम दें तो आप पूरे साल के लिए वो एप्पल यूज़ करेंगे। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप पुराना एप्पल दे दें और उसके बाद वो आपको उसी 35 दिरहम में, और वो 35 दिरहम आपकी चलती रहती है। इसी तरह से यहाँ पे भी हो सकता है कि 10,000 या 15,000 या 20,000 की इस तरह की फाइनेंसिंग हो सकती है। सो ये हमारे लिए, हमारे जो सारिफिन हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा हो जाएगा कि यकमुश्त उनको पैसे देने की भी जरूरत नहीं होगी। जब एप्पल यहाँ पे आएगा तो वो डिफरेंट वेज भी लेके आएगा। खबरतीन वजात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब आपको एप्पल की बात हुई तो हम स्मार्टफोन की बात करते हैं। अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, जो कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन 12-13 करोड़, तो उसे चार्ज भी करना पड़ता है और आमतौर पर एक फ़ोन को चार्ज होने में 30 मिनट से ज़ायद का वक्त लगता है। लेकिन जिसका ये भी इन्हिसार उस पर होता है कि 30 मिनट लगते हैं या नहीं, उसके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ज़्यादा लगते हैं। लेकिन बैटरी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है तो फिर 30 मिनट लगते हैं। मगर अब साइंसदानों ने ऐसी बैटरी चार्ज की है जो अब महज 10 मिनट में चार्ज कर सकेंगे, जबकि इसकी ज़िंदगी भी बहुत तवील होगी। ऑस्ट्रेलिया के फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने एक नई किस्म की बैटरी तैयार की है जो 60,000 बार मुकम्मल चार्ज की जा सकती है। मगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे मुकम्मल चार्ज करने के लिए सिर्फ 3 मिनट दरकार होंगे। इस बैटरी में बिल्कुल मुख्तलिफ जिंक आयोडीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है और इसमें आग भी नहीं लग सकती। अभी स्मार्टफोन्स में लिथियम बैटरीज इस्तेमाल होती हैं जिनमें 2 तय मौजूद होती हैं, एक लिथियम कोबाल्ट और दूसरी ग्रेफाइट की बैटरी होती है। मगर ऑस्ट्रेलिया के माहिरीन ने जो बैटरी तैयार किया वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसमें जिंक आयोडीन को इस्तेमाल किया गया और मुख्तलिफ मुहक्किकीन के मुताबिक इस सिस्टम में कम लागत के साइक्लोडिस पर मबनी पोलोनियम को इस्तेमाल किया गया। और अगर एक बैटरी को 60,000 बार मुकम्मल चार्ज किया जा सकता है तो इसका मतलब यह है कि इस बैटरी की लाइफ 164 वर्षों के बाद भी बरकरार रहेगी। अभी ज़्यादातर फ़ोन्स की बैटरी लाइफ 1 से 2 बरस है। बिल्कुल जी, अब ये ज़बरदस्त किस्म की बैटरी तैयार कर ली गई है जिसमें आप बहुत ही कम वक्त में चार्ज कर सकते हैं। यूजुअली यही होता है कि जब आप ओवर चार्ज करते हैं तो आपकी बैटरी भी स्वेल हो जाती है या आपका फ़ोन भी ख़राब हो जाता है। इस तरह के केसेस हमने देखे हैं और यकीनी तौर पर जो लोग स्मार्टफोन से इस्तेमाल करते हैं उनके साथ भी कभी ना कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा। तो ये थी आज की हमारी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज। अब आगे बढ़ते हैं और ख़वातीन वज़ात एक ऐसा पैकेज है जो कि हमने आपको बताना है। हर बाप का एक ख्वाब होता है कि उसकी औलाद नाम हासिल करे जहाँ वो खुद ना पहुँच सके। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक बाइक या राइडर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए हर मुमकिन कुर्बानी दे रहा है। देखते हैं हैदराबाद से अब्बास अली वाहिद की रिपोर्ट। ये है अदनान अहमद, पेशे के एतबार से बाइकिया राइडर, लेकिन दिल में एक ख्वाब आज भी जिंदा है। कभी वो खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे मगर घरेलू जिम्मेदारियों ने उन्हें मैदान क्रिकेट से रोजगार की दौड़ में लाखड़ा किया। अदनान अहमद आज अपने अधूरे ख्वाब को अपने बेटे की आंखों में देखते हैं। रोजाना घंटों बाइकिया चलाकर वो न सिर्फ घर का खर्च पूरा करते हैं बल्कि अपने बेटे की क्रिकेट एकेडमी की फीस, बैट, गेंद और
दीगर सामान भी खरीदते हैं। नहीं, ये ऐसा है कि ज़ाहिर बात है, मैं एक टाइम पे बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था और बेसिकली तो मैं हॉकी प्लेयर था। उसके बाद मैंने क्रिकेट जितनी भी खेली बहुत अच्छी खेली, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, क्लब लेवल पे भी खेली। लेकिन कुछ ज़िम्मेदारियों की वजह से लाज़मी सी बात है तो फिर मैं वो कंटिन्यू नहीं रख सका। लेकिन अब मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा जो है वो एक अच्छे लेवल पे जाके क्रिकेट खेले, पाकिस्तान की तरफ से खेले, पाकिस्तान का नाम रोशन करे और मेरा ख्वाब पूरा करे, जो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा प्लेयर बने। मैं इसलिए कहूँगा कि एक टाइम पे मेरे बाबा ने भी ठीक ठाक क्रिकेट खेली, इंटर स्कूल खेला, इंटर कॉलेज, मतलब काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली। और लेकिन उनके साथ कोई खड़े होने वाला नहीं था, उनको पीछे से कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए क्रिकेट में। घर की जिम्मेदारियों की वजह से भी तो फिर वो कमाने में लग गए। लेकिन ये मैं एक तरीके से कहता हूँ, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मेरे बाबा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेलूँ आगे, और मेरी भी पूरी कोशिश है कि मैं आगे जाके अपने बाबा का और मुल्क का नाम रोशन करूँ। अदनान अहमद की कहानी सिर्फ एक बाप की जिदोजहद नहीं बल्कि इस यकीन की अलामत भी है कि ख्वाब बड़े हों तो मेहनत रास्ता खुद बना लेती है। देखिए जी, हर वालिद अपने बच्चे के लिए कोशिश करता है और इसी तरीके से अभियान जो है, इनके फादर जो हैं वो भी कोशिश में लगे हुए हैं कि ये बच्चा जो है वो बेसिकली मतलब अंडर 13 से जब ये था उस वक्त से ये लगे हुए हैं कि अंडर 13, 15 में अब जिस तरीके से खेल रहा है ये, जो हमारी मतलब वालिदैन की कोशिश ये होती है कि जो पीसीबी का क्राइटेरिया है, जो 15 है, 13 है, 17 है या 19 है, उसमें उनका बच्चा रिप्रेजेंट करे हैदराबाद रीजन को, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को। तो ये भी लगे हुए हैं कोशिश में और इंशाल्लाह जब मेहनत होती है, वालिदैन की सपोर्ट होती है तो बच्चा इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा। और अभियान जो है वो एक टैलेंटेड प्लेयर है, अच्छा खिलाड़ी है, बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं और बॉलिंग भी कराते हैं वैसे तो, मगर मतलब उनकी बेसिक्स जो है वो मतलब एज अ बैट्समैन है वो प्लेयर। तो इंशाल्लाह मेरी बेस्ट विशेस है उसके साथ और हम लोग जो सपोर्ट कर सकेंगे इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे उसको। अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देने वाला ये बाप जो अपनी आंखों में ये ख्वाब सजाया हुआ है कि एक दिन उसका बेटा पाकिस्तान की जर्सी पहनकर मैदान में उतरेगा, अपने मुल्क और अपने वालिद का नाम रोशन करेगा। कैमरामैन राशिद अब्बासी के साथ अब्बास अली वाहिद, ABN न्यूज़, हैदराबाद। जी, तो ये उड़ती अब्बास अली वाहिद की जो कि आपने मुलाहिजा की। अब लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।